So in this video, let's start with the skill development. Given the paradigm shift in the economic and entrepreneurial ecosystem globally, it becomes imperative that skill development of the workforce keeps pace with this change. Skill in India status. According to NSSO report 2011-12, India's formally trained workforce stand at merely 2.3%. At merely 2.3% in comparison to economies like South Korea, which are at mammoth share of 96%. तो इंडिया के अंदर जो ट्रेंड वर्कफोर्स है उसका सिर्फ 2.3% वर्कफोर्स जो है ट्रेंड है, और जहाँ की साउथ कोरिया में है इट्स 96%. यू कैन सी द गैप. According to Periodic Labor Force Survey PLFS 2017-18, only 1.8% of population reported received formal vocational or technical training, and 5.6% reported receiving informal vocational training such as hereditary, self-learning and on-the-job training. तो 5.6% जो इनफॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग उसको भी ऐड करें अगर, तो 5.6 प्लस 1.8%, तो 7.4% लोग सिर्फ पूरे पॉपुलेशन का 7.4% पॉपुलेशन ही वोकेशनल ट्रेनिंग या टेक्निकल ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है. इनफॉर्मल सेक्टर को ऐड कर दें तब भी. द बल्क ऑफ ट्रेनीज वर इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, IT or ITES sectors, apparels and mechanical engineering. Moreover, around 33% of formally trained youth was unemployed in 2017-18. ये तो इसमें से भी 1.8% जो पॉपुलेशन है, जो फॉर्मली ट्रेंड पॉपुलेशन है, उसके अंदर 1/3 पॉपुलेशन जो है यूथ का वो अनएम्प्लॉयड रहा 17-18 में. नियरली a third of the trained young man and more than a third of the trained young women were unemployed. Key findings of the India Skill Report 2020. India Skill Report 2020, employability of India's youth has remained stagnant. इंडियन यूथ का जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो स्टैगनेंट रहा है. ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी स्टैगनेंट रहा है. And for the past 3 years, lingering 46.1% of participants who are job ready. One second. Okay, 46.21% of participants who are job ready. Female employability witnessed an upward trend. Female employability, an upward trend at 47%, while that of male workforce declined from 47.39% in 2019 to 46% this year. This reflects the opportunity of the industry to leverage female resource pool. However, hiring intent survey for 2020 reflect a likely hiring ratio of 71:29 for male to female candidates. ठीक है, हायरिंग इंटेंट सर्वे उसमें रिफ्लेक्ट करता है कि 71:29 जो मेल और फीमेल का रेशियो है हायरिंग के लिए, हायरिंग प्रेफरेंस में. इट ऑल्सो इंडिकेटेड द राइजिंग शेयर ऑफ गिग वर्कर्स इन द इकोनॉमी एट 13% शेयर इन ओवरऑल हायरिंग intent by employment type. The top 5 skills that employers emphasize on are domain knowledge. Employers किन चीज़ पे कौन सी स्किल पे ज़्यादा फोकस करते हैं, उनको लगता है कि ये स्किल होना चाहिए कैंडिडेट के अंदर, तो है डोमेन नॉलेज, एडेप्टेबिलिटी टू द इन्वायरमेंट, लर्निंग एजाइलिटी एंड पॉजिटिव एटीट्यूड एंड इंटरपर्सनल स्किल्स. ठीक है, या तो उसको तो डोमेन का नॉलेज होना चाहिए, जिस चीज़ में हायर कर रहे हैं उसका नॉलेज होना चाहिए कैंडिडेट को, और इन्वायरमेंट में अडेप्टेबल होना चाहिए कैंडिडेट, एंड लर्निंग एबिलिटी एंड पॉजिटिव एटीट्यूड. कैंडिडेट शुड हैव अ लर्निंग एबिलिटी एंड पॉजिटिव एटीट्यूड एंड इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल उसका सही होना चाहिए. ओनली 60% स्टूडेंट्स वर अवेयर ऑफ नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम स्कीम. ठीक है, इंडिया में नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम स्कीम, प्रमोशन स्कीम चल रहा है, उसके बारे में सिर्फ 60% स्टूडेंट को ही पता था. अबाउट 50% ऑफ एम्प्लॉयर्स एक्नॉलेज द रोल ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटेड प्रोग्राम इन रिक्रूटमेंट्स, ऑफ विच ऑलमोस्ट 9 in 10 एम्प्लॉयर्स एडमिट दैट कैंडिडेट्स मीट देयर रिक्वायरमेंट. ठीक है, about 50% employers acknowledge the role of government initiated programs in recruitments, of which almost 9 in 10 employers admit that candidates meet their requirement. जैसे बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चल रहे हैं गवर्नमेंट के, जो
अनस्किल्ड लेबर्स के लिए होता है, जैसे कि जो मैसन के लिए है प्रोग्राम चलाया जा रहा है कि उसमें क्या है कि मैसन आके ट्रेनिंग करते हैं और उसके बाद एक पोर्टल के थ्रू उनको एम्प्लॉयबल किया जाता है। ये गवर्नमेंट का स्कीम है, तो उस स्कीम के थ्रू भी कई सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है और एम्प्लॉयर्स आर सेटिस्फाइड कि जो उस स्कीम के थ्रू ट्रेन होके लेबर्स आ रहे हैं वो उनकी एम्प्लॉयबिलिटी रहती है। सो आउट ऑफ 9 आउट ऑफ 10 एम्प्लॉयर्स बोल रहे हैं कि हाँ उनकी एम्प्लॉयबिलिटी रहती है। नीड फॉर स्किल डेवलपमेंट, हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट। व्हाट इज़ द नीड फॉर स्किल डेवलपमेंट? बिकॉज ऑफ हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड डेमोग्राफिक डिविडेंड को अगर आपको फ़ायदा उठाना है डेमोग्राफिक डिविडेंड का, तो उसके लिए भी स्किल डेवलपमेंट करना इम्पोर्टेंट है। एंड मूविंग टुवर्ड्स इनोवेशन, जैसे कि नए जो टेक्नोलॉजीज़ हैं डेली के डेली, मतलब इन अ वेरी फास्ट पेस न्यू टेक्नोलॉजीज आर बीइंग अडॉप्टेड बाय organizations as well as industries. So in order to cope up with this fast changing environment, skill updation is very important. Issues with skill development in India. स्किल डेवलपमेंट के साथ क्या इशू है इंडिया में? अगर स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या प्रॉब्लम्स हैं? पुअर एक्रेडिशन प्रोसेस. द क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया हैज़ ऑफन कॉम्प्रोमाइज्ड विद द क्वालिटी ऑफ एक्रेडिशन एंड एफिलिएशन प्रोसेस. एक्रेडिशन करने का काम किसका है? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का है. तो इज ऑफन कॉम्प्रोमाइज्ड विद द क्वालिटी ऑफ एक्रेडिशन एंड एफिलिएशन प्रोसेस. फॉर एग्जाम्पल, इट हैड नॉट फॉलोड द प्रिस्क्राइब्ड नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग नॉर्म्स. It has not followed the National Council for Vocational Training norms with respect to building infrastructure, equipment, and faculty. Multiplicity of norms, procedures, curricula, certification. ओके, एक तो है पुअर एक्रेडिशन प्रोसेस की जो एक्रेडिशन एजेंसी है जैसे क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है, वो बिना नॉर्म्स को प्रॉपर फॉलो करते हुए एक्रेडिशन सर्टिफिकेट दे देती है. तो इससे क्या होता है कि गलत इंस्टीट्यूशंस को एक्रेडिशन मिल जाता है और फिर वो गलत ट्रेनिंग प्रोवाइड करके भेजने लग जाते हैं. मल्टीप्लिसिटी ऑफ नॉर्म्स, प्रोसीजर, करिकुलर, सर्टिफिकेशन. Policies and initiatives related to skill development are spread across nearly 20 ministries and hence lacks coherency and holistic approach. ओके, तो जो स्किल डेवलपमेंट के लिए वर्क्स हैं वो मल्टीपल इन मिनिस्ट्रीज़ के अंदर डिवाइडेड हैं. तो एक कोई वहीं डेलिनिएशन ऑफ वर्क प्रॉपर नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो एक ही चीज़ को करने के लिए 20 जगह से इंस्ट्रक्शंस आते हैं, ठीक है, उन सब के अंदर कोहेरेंस नहीं हो पा रहा है. इस चक्कर में क्या है कि ये दिस इज़ द बिगेस्ट चैलेंज विथ स्किल डेवलपमेंट इन इंडिया. और ये सिर्फ स्किल डेवलपमेंट के साथ ही नहीं है, अदर सेक्टर्स के साथ भी यही प्रॉब्लम है कि मल्टीपल मिनिस्ट्रीज़ के अंदर सेम काम डिवाइडेड होते हैं और रिलक्टेंस ऑफ द इंडस्ट्री इन प्रोवाइडिंग अ वेज डिफरेंशियल फॉर स्किल्ड वर्कर्स लीडिंग टू लो एब्जॉर्प्शन ऑफ स्किल्ड मैन पावर. इंडस्ट्री जो है स्किल्ड लेबरर्स को थोड़ा ज़्यादा पैसा देना चाहिए बट इसमें इंडस्ट्रीज़ कतरा रही हैं, इस चक्कर में लीडिंग टू लो एब्जॉर्प्शन ऑफ स्किल्ड मैन पावर. पुअर इंडस्ट्री इंटरफेस. फॉर इंस्टेंस, देयर आर टू मेनी सेक्टर स्किल काउंसिल्स industry body mandated to ensure that skill development efforts are in accordance with the actual needs of the industry. तो ये जो स्किल जो मेन सेक्टर स्किल काउंसिल्स है उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है. देयर आर टू मेनी सेक्टर स्किल काउंसिल्स, ठीक है, ईच ट्राइंग टू मैक्सिमाइज देयर बिजनेस. ऑल्सो देयर इज नो क्रेडिबल असेसमेंट बोर्ड टू अपहोल्ड द अकाउंटेबिलिटी ऑफ दिस सेक्टर स्किल काउंसिल्स. लैक ऑफ इंटीग्रेशन विद द फॉर्मल एजुकेशन एंड लैक ऑफ फोकस ऑन आउटकम्स. ठीक है, जैसे फॉर्मल एजुकेशन में के अंदर ये स्किल या फिर ट्रेनिंग का बहुत, जैसे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग के ऊपर बहुत कम एम्फेसाइज किया जाता है. तो पहले आप ग्रेजुएशन करो, पूरे ग्रेजुएशन में आपको बहुत ही रेयर चांसेस है कि, या बहुत कम चांसेस है कि आपको कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा. फिर आफ्टर कंप्लीटिंग ग्रेजुएशन यू विल हैव टू ज्वाइन अनदर कोर्स फॉर द ट्रेनिंग पर्पस. तो फॉर्मल एजुकेशन के साथ ट्रेनिंग का इंटीग्रेशन नहीं है. इस चक्कर में क्या कि वर्कफोर्स की ट्रेनिंग रह जाती है.
तो अब देखते हैं कि स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स क्या है। अभी हम ऊपर बात कर रहे थे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं बहुत सारे, तो उस इनिशिएटिव्स को देखते हैं। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एफर्ट्स इज टू मीट द चैलेंज ऑफ स्किलिंग एट अ स्केल विद अ स्पीड, स्टैंडर्ड and sustainability, align them to common standard and link skilling with demand centers। फ्लैगशिप स्कीम्स कौन कौन से हैं? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY, मोबिलाइज यूथ, इसका क्या है पर्पस? मोबिलाइज यूथ टू टेक अप इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल ट्रेनिंग, टारगेट टू ट्रेन 1 करोड़ यूथ बाय 2020, रिकॉग्नाइज एंड सर्टिफाइज प्रायर लर्निंग, ये प्रायर लर्निंग को रिकॉग्नाइज करना, उनको सर्टिफाई करना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वर्जन 2 हैज़ मैंडेटरी प्रोविजन फॉर प्लेसमेंट ट्रैकिंग, ठीक है। देन है प्रधानमंत्री कौशल केंद्र PMKK, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र 2015, इट्स एस्पिरेशनल मॉडल ट्रेनिंग सेंटर्स टू बी ओपन इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, ये हर डिस्ट्रिक्ट में खुलने हैं प्रधानमंत्री कौशल केंद्र। देन है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम टू प्रमोट अप्रेंटिसशिप, consist of basic training and on the job training or practical training at workplace। Then comes sankalp for creating convergence among all skill training activities, improving quality of skill development programs, creating industry led and demand driven skill training capacity। संकल्प क्या है कि कन्वर्जेंस क्रिएट करना चाहता है ऑल स्किल ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ के अंदर, एंड इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ये जो हैं PMKVY या फिर PMKK या फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन, इन सब का क्या है कि क्वालिटी इनका कैसे बढ़ाया जाए। क्रिएटिंग इंडस्ट्री लेड डिमांड ड्रिवन स्किल ट्रेनिंग कैपेसिटी, इसके लिए संकल्प 2017 है। देन है स्ट्राइव 2017, क्रिएटिंग अवेयरनेस, ये अवेयरनेस क्रिएट करने का कैंपेन है थ्रू इंडस्ट्री क्लस्टर्स इंटीग्रेटिंग एंड इनहेंसिंग डिलीवरी क्वालिटी ऑफ ITIs। ओके, इनहेंसिंग डिलीवरी क्वालिटी ऑफ ITIs, ITI की जो डिलीवरी क्वालिटी है उसको बढ़ाने के लिए है स्ट्राइव। तो ये प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, देन है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, देन है संकल्प 2017, देन स्ट्राइव 2017। अदर रिसेंट इनिशिएटिव्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज फ्यूचर स्किल प्राइम। In February 2018, Future Skill Initiative was announced at Hyderabad to reskill the IT industry workforce in emerging technologies and job roles. The Future Skill platform currently offers reskilling, upskilling in 10 emerging technologies like artificial intelligence, cybersecurity, blockchain, etc. across 70 new job roles and 155 new skills. Now, Future Skill Initiative is extended as prime to industry professionals across different segments. Higher education students and government officials with the goal to train 4 lakh professionals in next 3 years. The Future Skill Prime Initiative है। Then World Economic Forum's Reskilling Revolution. Reskilling Revolution is an initiative by World Economic Forum to provide 1 billion people with better education, skill and job by 2030. India recently joined this initiative as a founding member। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का रीस्किलिंग रिवोल्यूशन, ठीक है। देन है स्वदेश स्किल्ड वर्कर अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। दिस इज एन इनिशिएटिव टू कंडक्ट अ स्किल मैपिंग जो बाहर से हमारे कोविड-19 के चक्कर में जो बाहर से लोग आए, जैसे जिनको वंदे भारत मिशन के थ्रू लेके आया गया, उन सब का स्किल क्या क्या है वो एयरपोर्ट पर ही नोट डाउन कर लिया जाता है, सो दैट अगर इंडिया में कहीं पे उस पर्टिकुलर स्किल के पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी तो सबसे पहले उन्हें कॉल किया जाएगा। तो इट एम्स टू क्रिएट अ डेटाबेस ऑफ क्वालिफाइड सिटीजन्स बेस्ड ऑन देयर स्किल सेट्स एंड एक्सपीरियंस टू टैप इनटू एंड फुलफिल डिमांड ऑफ इंडियन एंड फॉरेन कंपनीज। ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम है स्वदेश स्कीम। ओके, देन स्किल बिल्डिंग Reignite and Skill Building Innovation Camp. Skill Building Reignite seeks to provide job seekers and entrepreneurs with access to free online coursework and mentoring support. It designed to help them reinvent their careers and businesses. Then labor law reforms. ठीक है, तो ये हमारा स्किल डेवलपमेंट से हो गया सारा कंप्लीट। अब आते हैं लेबर लॉ रिफॉर्म्स के लिए। लेबर लॉ का इंट्रोडक्शन देखते हैं। लेबर लेजिस्लेशंस दैट आर अडेप्टेड टू इकोनॉमिक एंड सोशल चैलेंजेस टू द मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ वर्क फुलफिल 3 क्रूशियल रोल्स।
ठीक है, लेबर लेजिस्लेशंस जो है उनको 3 रोल प्ले करने होते हैं। कौन कौन से? रीडिस्ट्रीब्यूट लीगल पावर, वेल्थ एंड मोर इम्पोर्टेंटली बार्गेनिंग पावर। बार्गेनिंग पावर बढ़ाना इनका काम होता है लेबर लॉ का। एस्टैब्लिश अ लीगल सिस्टम दैट फैसिलिटेट अ प्रोडक्टिव इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप एंड देयरफॉर अ प्रोडक्टिव इकोनॉमी। प्रोडक्टिव इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप डेवलप करना लेबर लॉ का काम है। एंड प्रोवाइड अ क्लियर एंड कंसिस्टेंट रिमाइंडर एंड गारंटी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड राइट्स एट वर्क विच हैव रिसीव्ड अ ब्रॉड सोशल एक्सेप्टेंस। It provide a clear and consistent reminder and guarantee of fundamental principles and right। फंडामेंटल प्रिंसिपल और राइट को याद दिलाते रहता है एम्प्लॉयर को, जिसके बेसिस पे उनको जो है वर्कर को प्रॉपर टेक केयर करना पड़ता है। लेबर रिफॉर्म्स फ्रेमवर्क इन इंडिया, लेबर लॉज फ्रेमवर्क इन इंडिया। लेबर इज सब्जेक्ट इन अ कंकरेंट लिस्ट। लेबर किस लिस्ट में आता है? कंकरेंट लिस्ट में आता है। अब 7th शेड्यूल, द फॉलोइंग thus allowing both center and state to legislate on labor related issues। Currently there are 44 labor laws। You can assume कि इनफॉर्मल सेक्टर, हम पहले पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर क्यों ग्रो कर रहा है, बिकॉज ऑफ दिस लेबर लॉ चैलेंजेस। तो देयर आर 44 लेबर लॉज अंडर परव्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मोर देन 100 अंडर स्टेट गवर्नमेंट्स विच डील विथ होस्ट ऑफ लेबर इशूज। अब तो एक अलग से लेबर डिपार्टमेंट बनाना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशंस को इससे लेबर लॉ से डील करने के लिए। वाई वॉज देयर अ नीड टू रिफॉर्म एंड कोडिफाई इंडियाज लेबर लॉ? कॉम्प्लेक्सिटी एंड प्लेथोरा ऑफ लॉज, न्यूमरस लेबर लॉज बोथ एट सेंटर more than 40 and at in states more than 100 and that too added in a piecemeal manner has resulted in these laws being an ad hoc, complicated, mutually inconsistent with varying definitions and containing outdated clauses। तो इसमें क्या है कि एक लॉ में एक पर्टिकुलर चीज़ का डेफिनेशन कुछ और है और दूसरे लॉ में उसी पर्टिकुलर चीज़ का डेफिनेशन कुछ और हो जाता है। तो उसके बीच में क्या है, कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन से राइज हो जाती हैं। ठीक है, उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम क्या है कि लेबर लॉ को रिफॉर्म करने की बात की जा रही है। पुअर इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ इन परफॉर्मेंस ऑडिट, CAG नोटेड दैट इफेक्टिवनेस ऑफ एजुडिकेशन process was diluted by various factors such as routine delays by the government in referring labor dispute for adjudication, delay in disposal of cases, delay in publication of court awards in gazette and delay in implementation of awards। तो क्या है कि लॉ इन्फोर्समेंट के प्रोसेस में भी काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं बिकॉज ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ लॉज। concentrated growth of firms, it has been argued that firm size has remained small in India mainly because of high administrative burden of large firms and absence of an easy exit option for firms। Contractualization of labor compliance and economic considerations have resulted in increased use of contract labor। ये जो लेबर लॉस हैं उनके जो कॉम्प्लिकेशंस है उसके चक्कर में लेबर लॉ से बचने के लिए बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट लेबर का कॉन्सेप्ट काफ़ी प्रचलन में है। तो इससे अल्टीमेट सफरर कौन है? वर्कर्स हैं जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर पे काम कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस द शेयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर इन फैक्ट्रीज अमंग टोटल वर्कर्स increased from 26% to 36% in 17-18। Impact of collective bargaining right of workers, as of 2015 there were 12,420 registered trade unions in India with an average membership of 1883 persons per union। A large number of unions within an establishment along with their lack of formal recognition hampers the process of collective bargaining as it is difficult to reach a settlement with all of them। तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10 यूनियन हो जाती हैं, मल्टीपल यूनियन हो जाती हैं एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब ऑर्गेनाइजेशन का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, जो बोर्ड है, जो उनसे अगर बार्गेन करना चाहे तो किस किस से बार्गेन करेगा? सबसे अलग अलग बार्गेनिंग थोड़ी ना करेगा। तो इस चक्कर में क्या होता है कि बार्गेनिंग भी प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो इट ऑल्सो हैम्पर्स द प्रोडक्शन प्रोसेस। फिर वो बार्गेनिंग नहीं हो पाता है तो मान लेते हैं एक जो लेबर यूनियन है उससे मैनेजमेंट ने बार्गेनिंग कर लिया, तो जो दूसरा लेबर यूनियन है उससे मैनेजमेंट ने बार्गेनिंग नहीं किया तो उससे क्या करेगा? काम को करने नहीं देगा, डिस्ट्रप्शन क्रिएट करेगा, हैम्पर करेगा काम। तो दिस इज द प्रॉब्लम। सो इम्पैक्ट ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग राइट्स ऑफ वर्क, ठीक है, लार्ज नंबर बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ यूनियंस। तो हम जो लेबर लॉ रिफॉर्म करेंगे उसमें यूनियंस के ऊपर भी कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। इनएडिक्वेट कवरेज हाइकिंग सोशल इशूज,
Inadequate coverage, hiking social issues. Labor laws only covered the organized sector and accounts for just 7% of workforce. Labor laws only covered the organized sector. ठीक है, लेबर लॉ पहले के जो लेबर लॉ हैं वो किसको कवर करते हैं, सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर को कवर करते हैं, और दैट अकाउंट्स फॉर जस्ट 7%. ऑर्गेनाइज सेक्टर कितना है, जस्ट 7% है ऑर्गेनाइज सेक्टर, एंड रिमेनिंग 93% ऑफ टोटल वर्कफोर्स इन इनफॉर्मल सेक्टर दैट इज लेफ्ट अनकवर्ड. This includes migrant labor, gig economy workers, taxi drivers, house helps, etc. They are typically very vulnerable and can easily slip back into poverty when faced with even a single contingency, giving rise to other social crimes such as domestic violence, alcoholism, rape, theft, suicide, etc. तो जो लेबर लॉज हैं वो इनफॉर्मल वर्कर्स को नहीं करते हैं फोकस अभी एज ऑफ नाउ जो लेबर लॉज हैं, तो इस चक्कर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं जो अभी हमने यहाँ पे देखा, वल्नरेबल है काफ़ी. इन दिस कॉन्टेक्स्ट द सेकेंड नेशनल कमीशन ऑफ लेबर हैड रिकमेंडेड सिंप्लीफिकेशन, अमलगमेशन एंड रेशनलाइजेशन ऑफ सेंट्रल लेबर लॉज फॉलोइंग 4 लेबर कोड्स हैव बीन ड्राफ्टेड ऑन द सेम लाइन्स. सेकेंड नेशनल लेबर कमीशन के रिकमेंडेशन पे 4 लेबर कोड हैं जो ड्राफ्ट किए गए हैं. द लेबर कोड ऑन वेज बिल, लेबर कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन बिल, labor code on social security and welfare, and labor code on occupational safety, health and working conditions. While the code on wages 2019 has been passed by the parliament, bills on other 3 areas were referred to the standing committee on labor. The standing committee had submitted its report on all 3 bills. The government has replaced these bills with new ones in September 2020. तो कोड ऑन वेजेस जो है ये एक सिर्फ पास हो चुका है, कोड ऑन वेजेस पास हो चुका है, बाकी अभी कोई भी पास नहीं हुआ है. कोड ऑन वेजेस 2019 इट सीक्स टू रेगुलेट वेज एंड बोनस पेमेंट्स इन ऑल एम्प्लॉयमेंट वेयर एनी इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग इज कैरिड आउट. फॉलोइंग आर सम ऑफ इट्स सेलियंट फीचर्स. जो कोड ऑन वेजेस है उसके फीचर्स देख लेते हैं. फ्लोर वेज टू बी फिक्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. एक फ्लोर वेज कौन फिक्स करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करेगा, टेकिंग इनटू अकाउंट लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ वर्कर्स. Fixing the minimum wages. The minimum wages decided by the central or state government must be higher than the floor wages. जो minimum wages रहेंगे वो क्या रहेगा, floor wage से higher रहेगा, must be higher than floor wages. Overtime wages. Employee working in excess of normal working days will be entitled to overtime wages. Employee जो normal working day से ज़्यादा काम कर रहे हैं उनको overtime wages दिया जाएगा, which must be at least twice the normal rate of wage. Wage deduction जो overtime wage है वो कम से कम कितना होना चाहिए, कम से कम twice रहेगा. normal wage है उसका कम से कम twice रहेगा, ठीक है. overtime wages. Wage deduction of an employee on certain grounds such as fines, absence from duty, etc. should not exceed 50% of the employee's total wages. एम्प्लॉय के टोटल वेजेस का मैक्सिमम डिडक्शन कितना होगा, 50%. ये एक अच्छा क्लॉज है. डिटर्मिनेशन ऑफ बोनस. ऑल एम्प्लॉयज हुज वेजेस डू नॉट एक्सीड अ स्पेसिफिक मंथली अमाउंट नोटिफाइड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट. डिटर्मिनेशन ऑफ बोनस. बोनस का डिटर्मिनेशन कैसे होगा, ऑल एम्प्लॉयज जिसका वेजेस डू नॉट एक्सीड अ स्पेसिफिक मंथली अमाउंट, जिसका ठीक है, नोटिफाइड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट विल बी इंटाइटल्ड टू एनुअल बोनस दैट विल बी एटलीस्ट 8.33% ऑफ द वेजेस और ₹100 विच एवर इज हायर. अभी भी 8.33% ही है, ठीक है, और नए लॉ में भी 8.33% ही रखा गया है, और या ₹100 विच एवर इज हायर. एन एम्प्लॉय कैन रिसीव अ मैक्सिमम बोनस ऑफ 20% ऑफ हिज एनुअल वेजेस. तो मैक्सिमम बोनस कितना मिल पाएगा उसको, 20% ऑफ हिज एनुअल वेजेस. प्रोहिबिशन ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन in matters related to wages and recruitment of employees for the same work or work of similar nature. तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कुछ नहीं करेगा इन मैटर्स ऑफ रिक्रूटमेंट या फिर वेजेस के मैटर में उनसे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा. रिसेंटली पार्लियामेंट हैज़ पास 3 लेबर कोड बिल्स, द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, द इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड एंड द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी इन अ मेजर बूस्ट टू लेबर रिफॉर्म्स. अभी इसके बारे में तीनों लॉ को देखते हैं. अब एक बार देख लेते हैं स्टेप्स टेकन बाय वेरियस स्टेट्स. एज द सब्जेक्ट ऑफ लेबर फॉल्स अंडर कंकरेंट लिस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मेनी स्टेट्स हैव यूटिलाइज्ड this opportunity to amend their labor laws by either suspending or relaxing many of them.
राजस्थान हैज इंक्रीज द थ्रेशोल्ड ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948। द इकोनॉमिक सर्वे राजस्थान ने क्या किया, थ्रेशोल्ड बढ़ाया। अच्छा, फैक्ट्री एक्ट अप्लाई करने के लिए जो टर्नओवर थ्रेशोल्ड होगा या नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ का थ्रेशोल्ड होगा उसको राजस्थान गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया, सो दैट कम से कम सो दैट कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो लेबर लॉस के चक्कर से बचे। द इकोनॉमिक सर्वे 2018-19 validated this step by highlighting that increased threshold for certain labor laws in Rajasthan resulted in an increase in growth of output in the state and total output per factory। ठीक है, तो इसका इकोनॉमिक सर्वे ने कहा कि भाई ये थ्रेशोल्ड बढ़ाने की वजह से राजस्थान में जो इंडस्ट्रीज का ग्रोथ है वो कुछ बढ़ा है। मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश इन पर्टिकुलर हैव कैरिड आउट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन लेबर लॉज लार्जली कॉन्ट्रैक्टिंग द स्कोप ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट। तो एमपी और उत्तर प्रदेश ने भी फैक्ट्रीज एक्ट के स्कोप को थोड़ा कम किया है। टू इंक्रीज द इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी स्टेट्स सच एज गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश हैव प्रपोज्ड टू एक्सटेंड द वर्किंग आवर्स ऑफ फैक्ट्री वर्कर्स फ्रॉम 8 to 12 आवर्स अ डे। हालांकि इसके कुछ अलग इशूज़ हैं वो हम बाद में देखेंगे, बट ये है कि स्टेप्स स्टेट गवर्नमेंट ने ये कुछ स्टेप्स लिए हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश और गुजरात और मध्य प्रदेश इन लोगों ने वर्किंग आवर को 12 घंटे कर दिया है। अब आते हैं कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस 2020। द कोड कंबाइंस द फीचर ऑफ 3 erstwhile लॉज, द ट्रेड यूनियंस एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। ये 3 लॉ को मिला के एक कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन बनाया गया है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है, डेफिनेशन ऑफ वर्कर, इट डिफाइंस अ वर्कर एज एनी पर्सन हु वर्क इन हायर और रिवॉर्ड। कोई भी पर्सन जो हायर में या रिवॉर्ड में काम करता है उसको वर्कर बोलते हैं। इट एक्सक्लूड्स पर्सन्स एम्प्लॉयड इन मैनेजेरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी और इन अ सुपरवाइजरी कैपेसिटी विथ वेजेस एक्सीडिंग ₹18,000, जिसका वेज 18,000 से ज़्यादा है और जो कि मैनेजेरियल या सुपरवाइजरी कैपेसिटी में काम करता है वो वर्कर नहीं है। ओके, देन कम्स स्टैंडिंग ऑर्डर, ऑल इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट with 300 workers or more must prepare standing orders on the matters relating to classification of worker। स्टैंडिंग ऑर्डर बनाना पड़ेगा किस मैटर पे, रिलेटिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर, मैनर ऑफ इन्फॉर्मिंग वर्कर अबाउट वर्क हार्स, हॉलीडेज, पे डे एंड वेज रेट, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म फॉर वर्कर। इसके लिए सारे इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट जिनका 300 से ज़्यादा वर्कर हैं उनके अंदर उनको एक स्टैंडिंग ऑर्डर प्रिपेयर करना पड़ेगा जिसके अंदर ये सारे डिटेल रहेंगे। प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट फॉर क्लोजर, ले ऑफ एंड रिट्रेचमेंट, जैसे क्लोजर फैक्ट्री क्लोज करना है या फिर एम्प्लॉयज़ को निकालना है, ले ऑफ करना है या रिट्रेंचमेंट करना है, तो इसके लिए क्या है कि गवर्नमेंट का पहले परमिशन लेना पड़ेगा। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर एन एस्टेब्लिशमेंट हैविंग एटलीस्ट 300 वर्कर्स to seek prior permission of the government before closure, layoff or retrenchment. Central government is empowered only to allow an increase in threshold through notification. Negotiating union and council. Negotiating union and council. Sole negotiating union. If there are more than one registered trade union of workers functioning in an establishment, the trade union having more than 51% of workers as members would be recognized as the sole negotiating union. अभी हमने देखा था कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ यूनियन के चक्कर में क्या है कि वर्कर्स की बार्गेनिंग पावर कम हो रही थी, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, उस चीज़ से फाइट करने के लिए ये लॉ बनाया कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिर्फ एक निगोशिएटिंग यूनियन रहेगा। और वो कौन सा निगोशिएटिंग यूनियन रहेगा, जिसका 51% से ज़्यादा वर्कर्स जिस यूनियन के मेंबर्स हैं वही यूनियन क्या करेगा, लीड करेगा, बाकी सारे यूनियन जो है उसके अंदर मर्ज हो जाएंगे। निगोशिएटिंग काउंसिल, इन केस नो ट्रेड यूनियन इज एलिजिबल एज अ सोल निगोशिएटिंग यूनियन देन अ निगोशिएटिंग काउंसिल विल बी फॉर्म्ड कंसिस्टिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूनियंस दैट हैव एटलीस्ट 20% ऑफ वर्कर्स एज मेंबर्स। अगर मान लेते हैं कोई भी एक ऐसा यूनियन नहीं है जिसके अंदर मोर देन 51% वर्कर्स मेंबर्स हैं, तो जो यूनियंस हैं, अदर यूनियंस, जैसे मान लेते हैं जिसका अदर यूनियंस में से सारी यूनियंस, उन सारे यूनियंस जिनके अंदर एटलीस्ट 20% वर्कर्स मेंबर्स हैं, उन सारे यूनियंस के रिप्रेजेंटेटिव आएंगे और एक काउंसिल बनेगा जो कि मैनेजमेंट से निगोशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एनी मैटर कंसर्निंग द लेबरर्स। ट्राइब्यूनल्स फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। Each industrial tribunal will consist of a judicial member and administrative member. Industrial dispute को settle करने के लिए अलग से tribunal बनाया गया है. The code classifies any dispute in relation to discharge, dismissal, retrenchment or otherwise termination of the service of an individual worker to be an industrial dispute.
ओके, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का क्या मतलब है? तो इन्होंने लिखा है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मतलब होता है कि डिस्चार्ज, डिसमिसल, रिट्रेंचमेंट और कोई भी मैटर विथ रिस्पेक्ट टू टर्मिनेशन ऑफ सर्विस ऑफ एन इंडिविजुअल वर्कर को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट माना जाएगा। फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट, fixed term employment refers to workers employed for a fixed duration based on contract signed between the worker and employer. It may allow employers the flexibility to hire workers, reduce the role of middlemen such as agency or contractors, and also benefit the worker and help improve the conditions of temporary workers in comparison with contract workers who may not be provided with such benefits. तो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करने की बात की गई है इसके अंदर। देन रीस्किलिंग फंड, टू रीस्किल दोज वर्कर्स हु आर fired from their jobs, contributions for the fund will be made from the employer of an industrial establishment amounting to 15 days wages last drawn by the worker immediately before the retrenchment along the contribution from such other sources. तो एक रीस्किलिंग फंड बनाया जाएगा जिसको यूज करके क्या होगा कि जो एम्प्लॉय निकाल दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन से उसको रीस्किल करने के लिए उस पैसे को खर्च किया जाएगा। और वो पैसा कहाँ कितना होगा? 15 डेज का सैलरी, लास्ट जो 15 दिन का लास्ट ड्रॉन सैलरी है वो पैसा जो एम्प्लॉयर है वो प्रोवाइड करेगा। की इश्यूज विद द कोड, अब इस कोड का इश्यूज देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम क्या है इस कोड के अंदर। इट में इम्पैक्ट एबिलिटी ऑफ वर्कर्स टू स्ट्राइक एंड एम्प्लॉयर्स टू लॉक आउट वर्कर्स। द कोड हैज एक्सपेंडेड to cover all industrial establishment for the required notice period and other conditions for legal strike. A prior notice of 14 days is required before a strike or lockout and prohibits strikes and lockout under certain conditions. तो इससे क्या हुआ कि वर्कर्स का स्ट्राइक करने का या एम्प्लॉयर का लॉकआउट करने का जो एबिलिटी है वो इम्पैक्टेड होगी। अर्लियर दिस प्रोविजंस वर एप्लीकेबल ओनली फॉर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज। अच्छा, पहले ये लॉकआउट और इसके लिए नोटिस देना, लॉकआउट या स्ट्राइक के लिए नोटिस देना सिर्फ पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज के लिए कंपलसरी था। लेकिन अब क्या है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी इंडस्ट्री में हो उसके अंदर अगर वर्कर्स स्ट्राइक करना चाहते हैं या एम्प्लॉयर लॉकआउट करना चाहता है तो उसके लिए 14 डेज का नोटिस कंपलसरी है। जैसे अभी एज ऑफ नाउ क्या था कि रेलवेज, एयरलाइंस एस्टेब्लिशमेंट दैट प्रोवाइड वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन सर्विसेज अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट उनको सिर्फ जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज है उनको सिर्फ 14 दिन का नोटिस देना पड़ता था। द रेशनल फॉर एक्सटेंडिंग द प्रोविजन ऑन नोटिस टू ऑल एस्टेब्लिशमेंट इज अनक्लियर। इसका रेशनल क्या है वो अनक्लियर है। द नेशनल कमीशन ऑन लेबर हैड जस्टिफाइड द रेशनल फॉर ट्रीटिंग सच इंडस्ट्रीज डिफरेंटली कंसिडरिंग देयर इम्पैक्ट ऑन लाइव्स ऑफ ए वास्ट मेजोरिटी ऑफ पीपल। Then violation of principle of separation of executive and judiciary. The code gives extensive power to government to modify or reject tribunals awards through the executive action and raise a question of conflict of interest. It states that awards passed by the tribunal will be enforced on expiry of 30 days. 30 दिन के बाद जो ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर पास किया वो इन्फोर्सेबल होगा। However, the government can defer the enforcement of the award in certain circumstances on public grounds अफेक्टिंग नेशनल इकोनॉमी और सोशल जस्टिस। तो ट्राइब्यूनल के मैटर में भी इंटरफेयर करने का राइट आ जाता है गवर्नमेंट के पास। तो इट कैन ऑल्सो हैम्पर द इंडस्ट्रियल रिलेशन। इम्पैक्ट ऑन फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस, इट इज अनक्लियर एज टू व्हाट विल हैपन इन केस देयर आर मल्टीपल रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस विच एंजॉय दिस सपोर्ट ऑफ 10% मेंबर्स बट नो यूनियंस हैव रिक्वायर्ड but no unions has the required support of at least 20% workers to participate in negotiating council। जैसे वहाँ पे था ना कि अगर 50% से ज़्यादा है तो वहीं एक सिंगल यूनियन रहेगा। फिर दूसरा था कि अगर 20% से ज़्यादा वर्कर्स एक यूनियन के अंदर हैं तो वो सारे यूनियन जिसके अंदर 20% से ज़्यादा वर्कर्स हैं वो सब मिलके एक काउंसिल बनाएंगे। लेकिन क्या उस केस में क्या होगा अगर मान लेते हैं कि 10 यूनियन है और 10 के अंदर 10% वर्कर्स हैं तो उस केस में कैसे काम चलेगा, उस केस में कैसे निगोशिएशन होगा, इसके बारे में कुछ इसके अंदर क्लैरिफिकेशन नहीं है। प्रोविजन फॉर फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट, पावर टू रिन्यू सच कॉन्ट्रैक्ट लाइज विद द एम्प्लॉयर राइट। दिस में रिजल्ट इन जॉब इनसिक्योरिटी फॉर द एम्प्लॉयज may deter him from raising issues about unfair work practices such as extended work hours or denial of wages or leaves. Does not restrict any type of work in which fixed term workers may be hired, therefore they may be hired for
role offered to permanent workmen. Second National Commission on Labour had recommended that no worker should be kept continuously as a casual or temporary worker against a permanent job for more than 2 years. तो ऐसा कुछ इसमें नहीं बनाया गया है. जो सेकेंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर ने बोला था कि 2 साल से ज़्यादा टेम्पररी वर्कर के रूप में किसी वर्कर को नहीं रखा जा सकता है अगर वहीं सेम वर्क कोई परमानेंट वर्कर भी कर रहे हैं. तो ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं इसके अंदर, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शंस नहीं इस इंडस्ट्रियल कोड के अंदर है. द स्टैंडिंग कमिटी ऑन लेबर ऑल्सो रिकमेंडेड द कंडीशंस अंडर विच एंड एरियाज वेयर फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट मे बी यूटिलाइज्ड शुड बी क्लियरली स्पेसिफाइड. द टर्म्स certain terms not defined in the code. It does not define the term managers, supervisors, contractor and establishment, leaving them open to wider interpretation. तो ये सारे इसके प्रॉब्लम्स हैं. अब आते हैं कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी. कोड रिप्लेसेस 9 लॉज रिलेटिंग टू सोशल सिक्योरिटी. दीज इंक्लूड एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, अच्छा EPF 1952, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट, among others. Major provisions of this act. Applicability क्या है? So the code is applicable to any establishment subject to size threshold as may be notified by the central government. ठीक है. Social security fund. The code states that the central government will set up such a fund for unorganized worker, gig worker and platform workers. Further, state government will also set up and administer separate social security fund for the unorganized workers. Provision for तो एक सोशल सिक्योरिटी फंड बनाया जाएगा किसके लिए? गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर्स और अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए. एंड प्रोविजन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल 3 कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स. तो इनका रजिस्ट्रेशन के लिए एक प्रोविजन बनाया गया है. गिग वर्कर क्या होता है देख लेते हैं. गिग वर्कर रेफर्स टू वर्कर्स आउटसाइड द ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप. अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड इंस्टीट्यूट, India leads the global gig economy with 24% share of online labor market, with demand for software developers, क्रिएटिव एंड मार्केटिंग प्रोफेशनल्स. जैसे फ्रीलांसर्स होते हैं, फ्रीलांसर्स को भी गिग वर्कर बोल सकते हैं. फ्रीलांसर्स में क्या है? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं होता है. एक पर्टिकुलर काम के लिए हायर किए जाते हैं तो उनको गिग वर्कर्स बोलते हैं. प्लेटफॉर्म वर्कर्स आर दोज हु एक्सेस ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल्स थ्रू एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड प्रोवाइड सर्विसेज और सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स. ठीक है. जैसे अब आते हैं नेशनल सिक्योरिटी बोर्ड बनाया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ वेलफेयर ऑफ अबव 3 कैटेगरीज ऑफ वर्कर्स एंड रिकमेंड एंड मॉनिटर स्कीम्स फॉर देम. ओके, तो गिग वर्कर, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर के लिए वेलफेयर के लिए काम करने के लिए नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड का भी गठन किया जाएगा. देन ए कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉर स्कीम्स फॉर गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स मे बी फंडेड थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड एग्रीगेटर्स. सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एग्रीगेटर से कंट्रीब्यूशन लेके इसको चलाया जाएगा. चेंजेस इन डेफिनेशन. दिस इंक्लूड एक्सपेंडिंग द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज टू इंक्लूड वर्कर्स एम्प्लॉयड थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स टू इंक्लूड सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स फ्रॉम another state, platform workers. 2 additional categories of service or activities may be notified by the government. Audio visual production to include films, web based serials, talk shows, reality shows and sports shows. तो बेसिकली डेफिनेशन का इसको बढ़ाया गया है, डेफिनेशन में चेंजेस लाए गए हैं. टर्म्स ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर ग्रेचुटी for journalists. The code reduces the gratuity period from 5 years to 3 years for the working journalist. जर्नलिस्ट के लिए ग्रेचुटी कितने साल ग्रेचुटी देना पड़ेगा? अगर वो 3 years ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस में रहता है तो उसको ग्रेचुटी देना पड़ेगा. ऑर्गेनाइजेशन को उस पर्टिकुलर जर्नलिस्ट को ग्रेचुटी देना पड़ेगा. ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज. द कोड चेंजेस द पेनल्टीज फॉर सर्टेन ऑफेंसेस. फॉर एग्जांपल, द मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट फॉर ऑब्स्ट्रक्टिंग एन इंस्पेक्टर फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 1 year to 6 months. ठीक है, द कोड चेंजेस पेनल्टीज फॉर सर्टेन ऑफेंसेस. द मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट फॉर, अच्छा, एक इंस्पेक्टर अगर एक इंस्पेक्टर की ड्यूटी में अगर कोई खलल डाल रहा है तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए जो जेल टर्म्स है 1 साल से घटा के 6 महीने कर दिया गया है. एडिशनल पावर्स ड्यूरिंग एन एपिडेमिक. द कोड एड्स अ न्यू क्लॉज विच मे बिकम एप्लीकेबल इन द केसेज ऑफ एन एपिडेमिक. फॉर एग्जाम्पल, द सेंट्रल गवर्नमेंट में डेफर और रिड्यूस द एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन अंडर Provident Fund and ESI for a period of up to 3 months in case of pandemic, endemic or national disaster.
ठीक है, तो इसमें 3 महीने तक के लिए उनका जो ESI PF का जो पैसा है उसको डेफर कर सकती है या रिड्यूस कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन सी गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब कोड के साथ व्हाट आर द की इश्यूज विद द कोड? नो यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी। Okay. Benefits such as pension and medical insurance continue to be mandatory only for establishment with a minimum number of employees, such as 10 or 20 employees. All other categories of workers, that is unorganized workers, such as those working in establishment with less than 10 employees and self-employed workers, may be covered by discretional schemes notified by the government. A large number of workers may continue to be excluded. जैसे PLFS report indicate that 70% of regular wages or salaried employees in the non-agriculture sector did not have a written contract and 52% did not have a social security benefit. तो बेसिकली सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट के कवरेज के लिए इसमें यूनिवर्सल कवरेज की बात नहीं है इसमें, कि जैसे एग्रीकल्चरल वर्कर्स हैं जो PLFS का डेटा है उसमें 70% से ज़्यादा एग्रीकल्चरल वर्कर्स हैं उनके पास कोई रिटेन कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और उनमें से 52% ऐसे हैं जिनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं है। नेशनल कमीशन ऑन लेबर had emphasized the need for universal and comprehensive social security coverage to avoid deprivation of basic need of worker. The Standing Committee on Labor had also made following recommendations in this regard, that include expanding the definition of establishment to include the agriculture and own account entrepreneurs. तो बेसिकली इन्होंने इसका रिकमेंडेशन क्या है स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर का, कि एस्टेब्लिशमेंट का डेफिनेशन में क्या क्या आना चाहिए, एग्रीकल्चर को इंक्लूड करना चाहिए और सेल्फ जो ओन अकाउंट इंटरप्राइज है उसको इंक्लूड करना चाहिए। एक्सपैंडिंग द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज टू इंक्लूड आशा, आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, टू इंक्लूड एग्रीकल्चर वर्कर्स। क्रिएटिंग अ सेपरेट फंड फॉर इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर, इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर के लिए एक सेपरेट फंड बनाया जाना चाहिए। द कोड कंटिन्यूज टू ट्रीट एम्प्लॉयज within the same establishment differently based on amount of wages earned. For instance, provident fund, pension fund and medical insurance benefits are only mandatory to employees earning above a certain threshold as may be notified by the government in eligible establishment. तो बेसिकली एक भेदभाव की भावना रखता है कि सैलरी के बेसिस पे जिसकी सैलरी एक पर्टिकुलर अमाउंट से ऊपर है सिर्फ उसी को ही पेंशन, प्रोविडेंट फंड या मेडिकल इंश्योरेंस ये सब चीज़ मिलेगा, और जिसका उस थ्रेशोल्ड से नीचे है उसको नहीं मिलेगा। द कोड कंटिन्यूज टू रिटेन एग्जिस्टिंग फ्रैगमेंटेड सेटअप ऑफ फॉर डिलीवरी ऑफ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। दिस इंक्लूड CB, सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी टू एडमिनिस्टर द EPF, EPS, EDLI स्कीम एंड एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन टू एडमिनिस्टर ESI स्कीम। बेसिकली अभी भी क्या है कि ये सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं इसके मैनेज करने के लिए। रादर एक ऐसा करना चाहिए था कि सारे सोशल सिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाना चाहिए था जो कि सारे अलग अलग जो सोशल सिक्योरिटी हैं उसको मैनेज करे। प्रोविजंस ऑन गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स आर अनक्लियर। द कोड introduces definitions for the different categories of workers. However, there may be some overlap between their definitions. For example, a driver working for an app-based taxi aggregator is a gig worker. A platform worker and an unorganized worker at the same time due to his nature of job. With such overlap across definitions, it is unclear how schemes specific to these categories of workers will apply. Okay. The Standing Committee on Labor recommended expanding the definition of unorganized workers to include gig and platform workers, making the definition of gig worker more specific to avoid misinterpretation, but it was not incorporated in the code. Mandatory linking of Aadhaar may violate Supreme Court judgment. The code mandates an employee or a worker, including unorganized worker, to provide his Aadhaar number to receive social security benefits or even avail services from a career center. This may violate the Supreme Court Puttaswamy judgment. In this judgment, the court had ruled that Aadhaar card या आधार नंबर may only be made mandatory for expenditure on a subsidy benefit or services incurred from Consolidated Fund of India. तो बेसिकली आधार का मैंडेटरी लिंकिंग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी वो कर सकता है, वायलेट कर सकता है। अब ये जो तीसरा कोड है, कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस 2020, इस कोड ने ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के लिए है ये कोड और वर्किंग कंडीशन के लिए है कोड। ये इसमें 13 एग्जिस्टिंग एक्ट को मर्ज किया हुआ है हेल्थ, सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन के लिए। दिस इंक्लूड फैक्ट्रीज एक्ट 1948, माइंस एक्ट 1952 एंड कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एक्ट 1970। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी आर्किटेक्चर इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस।
ओके अभी इंडिया के अंदर अगर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी आर्किटेक्चर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या बातें लिखी गई है, इंश्योर्स ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ वर्कर्स इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल 24 39E health and strength of workers and not abuse, and article 42 just and human condition of work and maternity benefit. यूनियन लिस्ट की बात करेंगे तो रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड सेफ्टी इन माइंस एंड ऑयल फील्ड्स। ओके यूनियन लिस्ट के अंदर क्या है, माइंस और ऑयल फील्ड्स के अंदर रेगुलेशन ऑफ लेबर कैसे होगा, यूनियन लिस्ट में है। कंकरेंट लिस्ट में है द वेलफेयर ऑफ लेबर इंक्लूडिंग कंडीशन ऑफ वर्क, प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज इन वैलिडिटी एंड ओल्ड एज पेंशन एंड मैटरनिटी बेनिफिट। The Union Ministry of Labor and Labor Department of State and Union Territories are responsible for the safety and health of workers. कौन सा मिनिस्ट्री रेस्पॉन्सिबल है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है और लेबर डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है। नेशनल सेफ्टी काउंसिल, इट इज एन एपेक्स नॉन प्रॉफिट मेकिंग टू जनरेट, डेवलप एंड सस्टेन अ वॉलेंट्री मूवमेंट ऑन सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरमेंट एट द नेशनल लेवल। कौन सा है, नेशनल सेफ्टी काउंसिल। नेशनल सेफ्टी काउंसिल जो है नेशनल लेवल पे हेल्थ और इन्वायरमेंट के लिए, सेफ्टी हेल्थ और इन्वायरमेंट के लिए वॉलेंट्री मूवमेंट चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इट वर्क्स अंडर द ओवरऑल गाइडेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। इट इज रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 एंड बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950। डायरेक्टर जनरल ऑफ माइंस सेफ्टी and Director General of Factory Advice and Service and Labor Institute assist the ministry in technical aspect of occupational safety and health in mines and factories and ports sectors respectively। अब आते हैं मेजर प्रोविजंस अंडर द कोड क्या है, इस कोड के अंदर की मेजर प्रोविजंस क्या है। द थ्रेशोल्ड फॉर कवरेज ऑफ एस्टेब्लिशमेंट फैक्ट्री, it defines a factory as a premises where manufacturing process is carried out and it employs more than 20 workers if process is carried out using power and 40 workers if process is without using power। फैक्ट्री का मतलब कि 20 वर्कर्स जहाँ काम करते हैं उसके ऊपर अप्लाई होगा। 20 वर्कर्स अगर वो विद द एड ऑफ पावर अगर है, या 40 वर्कर्स जो विदाउट एड ऑफ पावर है। एस्टैब्लिशिंग engage in hazardous establishments engaged in hazardous activities, it includes all establishment where any hazardous activity is carried out regardless of the number of workers। ठीक है, hazardous activity अगर इसमें दो वर्कर भी काम कर रहे हैं तो वो भी इस कोड के अंदर कवर होता है। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, कोड विल अप्लाई टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स including the offices of central and state government employing 50 or more workers on any day in the last 1 year and prohibits contract labor in a core activities to be determined by appropriate government। It also defines a list of non-core activities comprising 11 work including sanitation works, security services, any activity of intermittent nature। वर्क हार्स एंड कंडीशंस, तो बेसिकली ये फैक्ट्री 20 या 40 लेबर जो इसके अंदर है उस पर अप्लाई होता है और हजार्डस एक्टिविटी वाले सारे फैक्ट्रीज पे अप्लाई होता है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर जो कॉन्ट्रैक्टर्स वाले होते हैं उनके ऊपर भी अप्लाई होता है। वर्क हार्स एंड एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस, डेली वर्क लिमिट्स फिक्सेस द मिनिमम लिमिट एट 8 आवर्स, मैक्सिमम लिमिट एट 8 आवर्स। एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन, वुमेन विल बी इंटाइटल्ड टू बी एम्प्लॉयड इन ऑल एस्टेब्लिशमेंट फॉर ऑल टाइप ऑफ वर्क। ठीक है, इन केस दे आर रिक्वायर्ड टू वर्क इन हजार्डस और डेंजरस ऑपरेशन द गवर्नमेंट में रिक्वायर द एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड एडिक्वेट सेफगार्ड प्रायर टू देयर एम्प्लॉयमेंट। एग्जेम्पशन क्या है, द कोड इम्पावर्स द स्टेट गवर्नमेंट to exempt any new factory from the provisions of the code in order to create more economic activity and employment। interstate migrant worker के लिए क्या है, definition of interstate migrant worker, any person who moves on his own to another state and obtains employment there and earning a maximum of 18,000 per month, 18,000 से कम जो कमा रहा है उसको माइग्रेंट वर्कर मानेंगे। और सच हायर अमाउंट विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई, या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर रही है। बेनिफिट्स ऑफ इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर क्या है, द ऑप्शन टू अवेल द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आइदर इन द नेटिव स्टेट और इन द स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, जो पीडीएस का सुविधा है या तो अपने नेटिव स्टेट में रख सकता है या फिर जहाँ पे वो काम कर रहा है वहाँ पे। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ बेनिफिट्स अंडर द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन सेस फंड इन द स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड बेनिफिट अवेलेबल टू अदर वर्कर्स इन द सेम एस्टेब्लिशमेंट। इंश्योरेंस और प्रोविडेंट फंड का बेनिफिट भी मिलेगा उसको। द कोड रिमूव द प्रोविजन ऑफ डिस्प्लेसमेंट अलाउंस विच वॉज देयर इन 2019 बिल to pay a displacement allowance to interstate migrant workers at the time of their recruitment which was equivalent to 50% of monthly wages। तो डिस्प्लेसमेंट अलाउंस को हटा दिया है कि अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट आप जाते हैं काम करने के लिए तो डिस्प्लेसमेंट अलाउंस अभी भी कुछ कंपनीज देती हैं, जो कुछ अच्छी कंपनीज हैं वो डिस्प्लेसमेंट अलाउंस प्रोवाइड करती हैं। द डेटाबेस फॉर इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स,
लेकिन डिस्प्लेसमेंट अलाउंस इस कोड के अंदर नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, वो ऑप्शनल है अब। द डेटाबेस फॉर इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर, द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टू मेंटेन अ रिकॉर्ड एंड डिटेल ऑफ इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स इन अ पोर्टल एंड द माइग्रेंट वर्कर कैन रजिस्टर हिमसेल्फ और ऑन द पोर्टल ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ आधार। एक डेटाबेस माइग्रेंट वर्कर का बनाया जाएगा। सोशल सिक्योरिटी फंड फॉर द वेलफेयर ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, द अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम सर्टेन पेनल्टीज अंडर द कोड विल बी क्रिएटेड टू द फंड। लेकिन इनका पैसा कहाँ से आएगा? पेनल्टीज से आएगा। द गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब अदर सोर्सेज एज वेल एज ट्रांसफरिंग मनी टू द फंड। तो सोशल सिक्योरिटी फंड फॉर द वेलफेयर ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हो गया। अब इसमें देखते हैं कि की इशू क्या है। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम क्या है? Rationale for some special provisions is unclear. The code include additional provisions that apply to specific type of workers such as those in factories and mines as audiovisual workers, journalists, sales promotion employees, contract labor and construction workers. Okay. While a special provision for hazard-prone establishments such as factories and mines and category of vulnerable workers such as contract labor seems justified, the rationale for mandating a special provision for other workers is not clear. अच्छा, ठीक है, स्पेशल प्रोविजन बोल रहा है कि अदर वर्कर के लिए जो स्पेशल प्रोविजन बनाया है वो क्लियर नहीं है कि क्यों बनाया है ये। सिविल कोड बार्ड फ्रॉम हियरिंग मैटर अंडर द कोड। अच्छा, सिविल कोड इसमें जो कोड के अंदर जो इशू हुआ उसको हियर नहीं कर सकता है। अंडर द एग्जिस्टिंग 13 हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज, क्लेम्स विच अफेक्ट द राइट ऑफ वर्कर्स सच एज वेजेस, work hours and leave are heard by the labor courts and industrial tribunals. However, the court bars the jurisdiction of civil court. The only recourse available would be directly file a writ petition before the relevant high court. अगर आप इन कोर्ट से सेटिस्फाई नहीं है, जैसे लेबर कोर्ट और इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल से सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, आप डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा आपको, वो भी रिट पिटिशन के थ्रू। इट कैन बी आर्ग्यूड दैट the bar on civil courts may deny aggrieved person an opportunity to challenge certain issues before a lower court. Issues in occupational safety in India: lack of implementation of national policy on safety, health and environment at the workplace, which had called for a comprehensive legal framework. However, only the manufacturing, mining, ports and construction sectors are covered by the existing laws. तो बेसिकली जो नेशनल पॉलिसी ऑन सेफ्टी, हेल्थ एंड इन्वायरमेंट एट द वर्क प्लेस है, इसको इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम है। मेनी एक्ट्स नॉट इम्प्लीमेंटेड इन राइट स्पिरिट, इनएडिक्वेट लीगल फ्रेमवर्क फॉर एग्रीकल्चर, डाइल्यूशन ऑफ some laws, limited research on occupational safety are there as there are less research institutions in India, lack of effective coverage. In India, occupational health is not integrated with primary health coverage. So this is end of this video. Thank you. अब हम इसमें जो दूसरा वीडियो बनाएंगे उसमें दूसरे टॉपिक पे चर्चा करेंगे। थैंक यू।